नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ वन इंडिया। आपके साथ मैं हूं सुरभि तिवारी। तो देवभूमि में खबरों की शुरुआत करेंगे और सबसे पहले बात देहरादून की, जहां आईएमए में हुई आज पासिंग आउट परेड। तो पासिंग आउट परेड आज हुई है और भारतीय सेना में शामिल हुए हैं 325 जांबाज। 70 विदेशी कैडेट भी पास आउट हुए हैं। तो बारिश के बीच ही मार्कस कॉल के साथ परेड का आगाज किया गया। आईएमए गीत पर कदम ताल करते हुए ड्रिल स्क्वायर पर पहुंचे हैं जेंटलमैन कैडेट और लोगों ने खड़े होकर जेंटलमैन कैडेट को स्वागत भी किया है। तो उप सेना प्रमुख लेफ्टिनेंट जनरल एसके सैनी ने परेड की सलामी ली और उसके बाद परेड कमांडर माजी गिरधर ड्रिल स्क्वायर पर वो भी शामिल बताए गए। तो जेंटलमैन कैडेट्स की शानदार मार्च पास्ट से हर एक दर्शक मंत्रमुग्ध हो गए। और देहरादून में आईएमए में आज पासिंग आउट परेड की गई है। भारतीय सेना में 325 जांबाज आज शामिल हुए हैं। 70 विदेशी कैडेट भी पास आउट के मौके पर मौजूद रहे। तो वहीं बारिश के बीच ही मार्क्स कॉल के साथ परेड का आगाज किया गया था। आईएमए गीत पर कदम ताल करते हुए ड्रिल स्क्वायर पर पहुंचे हैं जेंटलमैन कैडेट। तो लोगों ने खड़े होकर जेंटलमैन कैडेट्स को स्वागत किया है। और आपको बता दें कि शानदार मार्च पास्ट से हर एक दर्शक मंत्रमुग्ध हो गए। इस पर अधिक जानकारी के लिए फहीम तन्हा, रेजिडेंट एडिटर, हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। फहीम, हम आपसे इस देहरादून में ये जो आईएमए का आज पासिंग आउट परेड किया गया है, इसके बारे में जानकारी चाहेंगे। देखिए, आईएमए परेड में जेंटलमैन कैडेट्स आज सेना का हिस्सा हो गए हैं। देश सेवा के लिए वो समर्पित हो जाएंगे। उनकी अपनी पोस्टिंग अलग अलग जगहों पर हो जाएगी और जेंटलमैन कैडेट ऑफिसर बनकर के सेना में अपनी सेवाएं देंगे। लेफ्टिनेंट जनरल के पोस्टिंग होगी। तो ऐसे मित्र भी 70 जेंटलमैन कैडेट्स हैं। ये हर साल 2 पासिंग आउट परेड होती है, यानी हर 6 महीने के अंतराल में। और आज ये पासिंग आउट परेड हुई है। बड़ा अद्भुत नजारा था एकदम। जिस तरीके से रोम रोम खड़ा कर देने वाला आईएमए गीत किया और पग से पग मिला। जी फहीम, तो इस कार्यक्रम के दौरान कौन कौन से वो मुख्य अतिथि के रूप में लोग वहां पर मौजूद थे? देखिए, जो पासिंग आउट परेड की सलामी ली है, सेना प्रमुख है लेफ्टिनेंट एसके सैनी, उन्होंने सलामी ली है, वो मौजूद रहे। इसके अलावा तमाम आईएमए के ऑफिसर्स मौजूद रहे, सेना के अफसर मौजूद रहे और 325 जाबाज जो है वो भारतीय सेना का हिस्सा आज बन गए हैं, जो हिंदुस्तानी सेना में सेना का हिस्सा बने हैं। बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। तो देहरादून में आईएमए में आज पासिंग आउट परेड हुई है और इसी से जुड़ी ये जानकारी हम आप तक पहुंचा रहे थे। तो उत्तराखंड दौरे पर है दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया। कैची धाम में बाबा नीम करोली महाराज मंदिर में पहले उन्होंने पूजा अर्चना की। पूजा अर्चना करने के बाद आगामी चुनाव पर मनीष सिसोदिया ने कहा है कि शिक्षा स्वास्थ्य के मुद्दे पर आगामी चुनावी मैदान में उतरा जाएगा। तो लोगों ने राज्य गठन का जो सपना देखा था वो आज तक सरकार नहीं पूरा कर पाई और आम आदमी पार्टी राज्य के लोगों को उनके सपनों का उत्तराखंड देने का काम करेगी। तो मनीष सिसोदिया पहले वो दर्शन करने के लिए कैची धाम पहुंचे, जिसके बाद से दर्शन करने के बाद वो लोगों से मुखातिब हुए और मुखातिब होने के दौरान ही उन्होंने तमाम बातें सामने रखी। बाबा के आशीर्वाद के साथ अब आगे चुनावी रूपरेखा बनाई जाएगी। तो मनीष सिसोदिया लोगों से मुखातिब होते हुए उन्होंने ये तमाम बातें कही हैं। बाबा की कृपा देश में ही नहीं बल्कि विदेशों तक भी मानी जाती है और इसी के वजह से सबसे पहले उत्तराखंड दौरे पर पहुंचने के बाद उन्होंने कैची धाम जाकर के बाबा नीम करोली के दर्शन किए और उसके बाद उन्होंने लोगों से मुखातिब होते हुए कहा कि शिक्षा स्वास्थ्य के मुद्दे पर आगामी चुनाव भी जीता जाएगा और इसी के आधार पर मैदानी चुनाव में उतरेंगे। और यहाँ रह के मैंने बस यही प्रार्थना की कि दिल्ली के लिए, देश के लिए सबकी खुशहाली रहे, सब मिलजुल के रहें और हमारे भारत की जो संत परंपरा है जिसमें बाबा नीम करोली जैसे संत हुए हैं और इन्होंने जो ज्ञान दिया है, उन्होंने जिस तरह के जीवन का मार्गदर्शन दिया है, हमारी राजनीति भी उसी मार्गदर्शन में चले। यही मैंने प्रार्थना की और यही प्रार्थना की कि यही राजनीति उत्तराखंड में भी स्थापित हो। हम दिल्ली में भी इसी राजनीति को कर सकें, देश भर में इसको कर सकें और उत्तराखंड में भी
उत्तराखंड के लोगों ने जिस उद्देश्य से, जिन सपनों के साथ में उत्तराखंड बनाने के सपने देखे थे, वो सपने अब पूरे हों और बाबा के आशीर्वाद से वो सब। और इस पर अधिक जानकारी के लिए मुनीब रहमान हमारे संवाददाता नैनीताल से हमारे साथ सीधे फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। मुनीब, आपसे जानकारी चाहेंगे, मनीष सिसोदिया ने जिस तरीके से उत्तराखंड के लोगों को ये संदेश जारी किया है और कहा है कि इस बार आम आदमी पार्टी का दबदबा उत्तराखंड में भी देखा जाएगा, तैयारियां भी शुरू कर दी गई है मनीष सिसोदिया की तरफ से। जी, जैसा कि डिप्टी सीएम ने कहा कि उत्तराखंड राज्य की बदहाली के लिए भाजपा और कांग्रेस दोनों को गुनाहगार बताया है। उन्होंने कहा जनता गुनाहगारों को सजा जरूर देगी कि भाजपा सरकार को टिकट दौड़ के बाहर होने के बाद भी होने वाले नेताओं को आम आदमी पार्टी जगह देने की बात कही है उन्होंने। जी ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया मुनीब आपका ये तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। तो खबर देहरादून से, जहां कोरोना की चपेट में आई मंत्री रेखा आर्य के पति और 3 बच्चे भी कोरोना के चपेट में आए हैं, तो स्टाफ भी पॉजिटिव निकला है। तो देहरादून में सरकारी आवास में क्वारंटाइन उन्हें किया गया है और मंत्री रेखा आर्य ने सोशल मीडिया पर ये जानकारी साझा की है। तो रेखा आर्य ने अपने ट्विटर हैंडल पर ट्वीट करते हुए ये जानकारी लोगों तक पहुंचाई है और उन्होंने अपने कोरोना पॉजिटिव होने की पुष्टि की है। तो रेखा आर्य भी कोरोना संक्रमित पाई गई हैं और उनके साथ साथ 3 बच्चे भी संक्रमित हुए हैं, साथ ही उनके पति और जो उनके स्टाफ उनके साथ काम करते थे देहरादून में, तो वो भी कोरोना संक्रमित हुए हैं। और देहरादून के सरकारी आवास पर ही रेखा आर्य को क्वारंटाइन किया गया है। तो क्वारंटीन में फिलहाल रेखा आर्य है और वो अपना ख्याल रख रही है। इस बात की जानकारी उन्होंने सोशल मीडिया पर साझा की है एक ट्वीट के माध्यम से। पर अधिक जानकारी के लिए फहीम तन्हा, रेजिडेंट एडिटर, हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। फहीम, हम आपसे जानकारी चाहेंगे, रेखा आर्य ने अपने कोरोना संक्रमित होने की पुष्टि तो कर दी ट्विटर पर और उनके साथ साथ और भी लोगों को उन्होंने अपने साथ चपेट में ले लिया है। देखिए, कार्यक्रम शामिल हुए और सार्वजनिक कार्यक्रम होने की बैठकें भी हुई। मंत्री हैं, सार्वजनिक जीवन में है, तो लिहाजा कई कार्यक्रम में शामिल रही हैं और उन्होंने रूटीन में अपना चेकअप कराया, क्योंकि वो कई कार्यक्रम में पिछले दिनों रही, तो उसमें उनका पॉजिटिव पाया गया और परिवार का भी कराया, तो परिवार के सभी सदस्य उसमें पॉजिटिव पाए गए हैं। यहाँ तक कि स्टाफ है, स्टाफ के सदस्य भी पॉजिटिव पाए गए हैं। तो ये अपने आप में बड़ी बात है, लेकिन इसमें राहत की बात अभी है कि किसी तरीके का कोई लक्षण दिक्कत में भी नहीं है जी, कि कोरोना पॉजिटिव है, तो लिहाजा इसलिए उनको डॉक्टर देख रेख में। फहीम, उनके परिवार के साथ स्टाफ मेंबर्स भी संक्रमित बताए जा रहे हैं। कितने स्टाफ के संक्रमण इनके बीच में फैला है, क्या इस बात की कोई जानकारी अब तक सामने आ पाई है? जी बिल्कुल, देखिए 2 स्टाफ मेंबर्स हैं और जो इनके ओएसडी हैं वो पॉजिटिव पाए गए हैं, और लिहाजा अभी इसके अलग जो उनके नजदीक के जो कॉन्टेक्ट रहे हैं, जो इनके संपर्क के लोग रहे हैं, उनको ट्रेस आउट किया जा रहा है। मंत्री के स्टाफ के बताने के अनुसार तो उसमें प्रशासन आउट कर रहा है जो नजदीक के लोग हैं, और उनके अगर किसी तरीके की उनमें सिम्टम्स पाए जाते हैं तो उनका भी चेकअप किया जाएगा। बहरहाल ट्रेस आउट करके आइसोलेट करने की तैयारी हो रही है। ठीक है फहीम, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी हम तक पहुँचाने के लिए। तो खबर हरिद्वार से है, जहां कुंभ मेले के लिए बनाए जा रहे भव्य द्वार। तो भव्य द्वार बनाने की शुरुआत हो चुकी है। कुंभ मेले का आयोजन होना है आने वाले दिनों में और इसकी तैयारियां भी जोरों शोरों से की जा रही है। कुंभ में आने वाले श्रद्धालु इसे देखकर मंत्रमुग्ध हो जाएंगे, ऐसा द्वार तैयार इस बार किया जा रहा है। तो कुंभ मेले को धार्मिक दृष्टि से बेहद भव्य रूप देने का प्रयास एक बार फिर शुरू कर दिया गया है। तो लगातार मेला प्रशासन की तरफ से लोग जुटे हुए हैं और अब तैयारियां की जा रही है कुंभ मेले को लेकर के। कुंभ मेला अधिकारी दीपक रावत का बयान भी इस बीच सामने आया। उन्होंने कहा बस अड्डे पर भी भव्य द्वार बनाया जा रहा है। तो साथ ही हम आपको बता दें कि कुंभ मेले के लिए ये जो भव्य द्वार यहाँ पर बनाने की तैयारी शुरू हो चुकी है। कहा जा रहा है कि इस बार ऐसा द्वार तैयार किया जा रहा है जो देखने में तो भव्य होगा ही, लेकिन लोगों को भी मंत्रमुग्ध करेगा। उत्तराखंड की झलकियां दिखाने की और हमारे हिंदू धर्म के बारे में बताने की। जिस प्रकार अगले महीने कुंभ का ये महान पर्व आ रहा है,
तो जितने भी यात्री आएँ, क्योंकि वो मेन माध्यम से आएंगे, वो आएंगे रोड से, यानी कि बस स्टैंड जैसे एरिया में, रेलवे स्टेशन जैसे एरिया में, उन पर जो ये द्वार बनाए जा रहे हैं, ये यहाँ की विरासत को दिखाता है, यहाँ के ज्ञान को दिखाता है, और किस तरीके से धर्म नगरी सजकर कुंभ के लिए तैयार होती है, यह वेद दर्शाता है कि कितना बेहतर हम कर सकते हैं। और सबसे अच्छी बात यही है इसमें कि जितने भी चित्र बनाए गए हैं, आकृति बनाई गई है, उन सबकी एक अनूठी कहानी है। चाहे वो महाकाल का चित्र हो, वो नमो नारायण हमारे श्री नारायण का चित्र हो, श्री गंगा मैया का चित्र हो, किसी भी प्रकार के हमारे चित्र हों, एक कहानी दर्शाते हैं, उनके ज्ञान को बताते हैं, उनके अलग अलग इमोशंस को बताते हैं, किस तरीके से आदमी में ठहराव आता है। और इतने मनमोहक दृश्य हैं कि कोई भी पर्यटक आए तो उसको। इस पर अधिक जानकारी के लिए सुमित सैनी हमारे संवाददाता सीधे हरिद्वार से जुड़े हैं। सुमित, हम आपसे जानकारी चाहेंगे, देवभूमि कहे जाने वाले उत्तराखंड, इस बार वहां महाकुंभ का आयोजन होना है, तो और अब ये कहा जा रहा है कि भव्य रूप दिया जा रहा है, जो द्वार बनाया जा रहा है, ताकि लोग इसे देख करके मंत्रमुग्ध हो जाए। तो किस तरीके का द्वार ये होने वाला है? बिल्कुल, आपको बता दें, यहाँ पर जो हरिद्वार में जो महाकुंभ हो रहा है, इसके लिए लगातार भव्य और सुंदरता बढ़ाने के लिए यहाँ पर अब जो द्वारों का भी निर्माण किया जा रहा है। यहाँ पर बहुत सी जगह पर जो गेट बनाए जा रहे हैं, जिसमें जब श्रद्धालु एंट्री करते हैं, जो बाहर से आने वाले लोगों को देखने को अलग सी अनुभूति होगी कि उस पर प्राचीन काल की चित्रकारी होगी। और बात करें अगर दीवारों की, तो सरकारी दीवारों में भी इस तरह की चित्रकारियां देखने को मिलेगी इस बार। तो द्वारों का काम जो पहले प्राचीन काल में पहले कोई नगर होते थे, तो नगरों में घुसने से पहले द्वार बनाया जाता था, गेट बनाया जाता था, राजा महाराजाओं के द्वारा बनाए जाते थे। तो इसी तरह से इस बार जो कुंभ को लेकर यहाँ पर तब कई जो जगह है, उन जगह पर इसी तरह के द्वारों का निर्माण किया जा रहा है, जिससे देखने वालों को अलग ही अनुभूति हो। जी, लेकिन सुमित, क्या ये दो तरीके के द्वार दो अलग अलग जगहों पर बनाए जाएंगे? क्योंकि दीपक रावत का ये भी कहना था कि एक बस अड्डे पर भी द्वार होगा और जहां पर महाकुंभ मेले का आयोजन हो रहा है वहां पर भी रहेगा। हाँ बिल्कुल, जो बस अड्डे का जो सौंदर्यकरण हो रहा है, तो उसमें भी एक द्वार, जो गेट बनाया जा रहा है, तो गेट पे चित्रकारी मेन, जो उसका मेन मकसद है, उसमें चित्रकला को दिखाया जा रहा है। जो हमारी प्राचीन सभ्यता है, जो हरिद्वार के जो मंदिर है, जो तीर्थ स्थान है, उसी डिजाइन को लेकर यहाँ पर कलाकृति का निर्माण किया जा रहा है। क्योंकि द्वार की बात करें तो द्वार एक द्वार नहीं है, यहाँ पर कई द्वार बनाए जा रहे हैं। क्योंकि अगर ज्वालापुर में एंट्री करते हैं तो वहां पर भी एक द्वार का निर्माण हो रहा है। एक द्वार का निर्माण उसका उधर जो देहरादून की तरफ से आते हैं, वहां पर भी द्वार का निर्माण हो रहा है। ठीक है सुमित, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी हम तक साझा करने के लिए। तो उत्तराखंड में मौसम का मिजाज बदल गया है। दरअसल देर रात से कई शहरों में बारिश हो रही है। झमाझम बारिश से शहरों में ठंड भी बढ़ रही है। तो डोईवाला, चमोली, मसूरी, काशीपुर में बारिश हुई और बारिश होने की वजह से किसानों के चेहरे अब खिल उठे हैं। तो देर रात उत्तराखंड के कई शहरों में बारिश हुई है और बरसात से मौसम में बदलाव तो आया ही है, साथ ही साथ ठंड में भी बढ़ोतरी देखी जा रही है। डोईवाला, चमोली, मसूरी, काशीपुर में बरसात देखने को मिली और इस वजह से अब किसानों के चेहरे पर भी खुशी साफ तौर पर देखी जा सकती है। तो ये दो तस्वीरें हम आपको टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं, एक तस्वीर डोईवाला की और दूसरी चमोली की। तो आप इन दोनों तस्वीरों में देख सकते हैं कि कैसे किसान जो है डोईवाला के, वो बेहद खुश होंगे इस बरसात की वजह से। और दूसरी तस्वीर चमोली की, जहां पर आप बर्फबारी भी देख सकते हैं, वो धुंध भी देख सकते हैं, कोहरा भी साफ तौर पर आपको नजर आ रहा है इन तस्वीरों में। तो बूंदाबांदी शुरू हो गई उत्तराखंड में और उत्तराखंड वासियों के लिए ये एक तरीके से खुशी भी जाहिर करने वाली खबर, क्योंकि लगातार लोग इस वक्त का इंतजार भी करते हैं कि कब वहां पर बर्फबारी देखने को मिले। और बरसात के बाद से अक्सर बर्फबारी की शुरुआत उत्तराखंड में हो जाती है। तो अब मौसम ने करवट ले ली है, उत्तराखंड में मौसम का मिजाज एक बार बदल गया है। तो देर रात से कई शहरों में बारिश हुई है और ये दो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, एक डोईवाला की तो दूसरी चमोली की। और दोनों ही तस्वीरों में आप बूंदाबांदी की झलक भी देख सकते हैं। तो वहीं आपको बता दें कि झमाझम बारिश से शहरों में ठंड भी अब बढ़ने वाली है और डोईवाला, चमोली, मसूरी, काशीपुर में बरसात हुई। जैसा कि आप देख सकते हैं, आज बारिश हुई है और बहुत ही सुहाना मौसम है।
ये बारिश किसान को बहुत ज़रूरी थी, क्योंकि बहुत दिनों से बारिश नहीं हुई थी और इस बारिश से जो है गेहूं की फसल को बहुत फ़ायदा होगा। और किसान के लिए तो ये खाद का काम करती है, क्योंकि जो प्राकृतिक रूप से बारिश पड़ती है ये खाद के रूप में फसलों को लगती है। और किसान परमात्मा का बहुत बहुत शुक्र करता है कि आपने इस समय पर बारिश दी। आज जैसा कि आप देख सकते हैं आज बारिश हुई है और बहुत ही सुहाना मौसम है। ये बारिश किसान को बहुत ज़रूरी थी, क्योंकि बहुत दिनों से बारिश नहीं हुई थी और इस बारिश से जो है गेहूं की फसल को बहुत फ़ायदा होगा। और किसान के लिए तो ये खाद का काम करती है, क्योंकि जो प्राकृतिक रूप से बारिश पड़ती है ये खाद के रूप में फसलों को लगती है। और किसान परमात्मा का बहुत बहुत शुक्र करता है कि आपने इस समय पर बारिश। डोईवाला से महेंद्र हमारे संवाददाता हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। महेंद्र, हम आपसे जानकारी चाहेंगे कि किसानों के बीच किस तरीके की खुशी का माहौल देखा जा सकता है इस बारिश के बाद से। देखिए, हम कहना चाहेंगे सर्दियों में ये पहली बारिश हम कहेंगे जो अच्छी बारिश हुई है जी। इससे यकीनन किसानों को गेहूं की फसल खासकर में काफी लाभ होगा। खासकर जो पर्वतीय क्षेत्रों में जहाँ पर केवल बारिश पे ही आधारित होती है खेती, वहाँ के किसानों को भी इससे बहुत अधिक लाभ होगा, क्योंकि मटर है, टमाटर है और गोभी की फसल उनकी बारिश के कारण प्राकृतिक खाद उसको मिलेगा और यकीनन वो अच्छी फसल होगी, तो इससे किसान भी काफी खुश हैं। जी ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया महेंद्र आपका तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। तो तस्वीरें भी हम आपको लगातार दिखा रहे हैं डोईवाला की, जहां पर बरसात के बाद किसानों में खास तौर पर खुशी की लहर देखी जा सकती है और उनके चेहरे बिल्कुल खुशी से खिल उठे हैं। तो झमाझम बारिश एक बार फिर उत्तराखंड में देखने को मिली और अब इस बरसात के बाद मौसम ने करवट ले ली है उत्तराखंड में और वहां का जो मौसम का मिजाज है वो बिल्कुल बदला हुआ नजर आ रहा है। तो उत्तराखंड का मौसम अब बदल रहा है और देर रात से ही कई शहरों में बारिश हो रही है। इसके बाद से झमाझम बारिश से शहरों में ठंड भी बढ़ने लगी है। तो डोईवाला, चमोली, मसूरी, काशीपुर में बरसात हुई है। देर रात से ही ये बारिश जारी है। तो अब दो तस्वीरें हम आपको टीवी स्क्रीन के माध्यम से दिखा रहे हैं कि कैसे मसूरी में बारिश देखने को मिली और चमोली में भी बरसात के बाद मौसम ने कैसे करवट ली है। तो इन दोनों ही तस्वीरों में आप बारिश की झलक भी देख सकते हैं। बरसात हल्की हल्की अब भी वहां हो रही है। ये दो तस्वीरें मसूरी से और चमोली से। तो मसूरी में भी यहां पर बरसात हुई, देर रात से ही ये बरसात शुरू हुई है। और उत्तराखंड में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 725 नए केस अब तक सामने आ चुके हैं। उत्तराखंड में पिछले 24 घंटे में 508 कोरोना मरीज ठीक भी बताए जा रहे हैं। तो उत्तराखंड में पिछले 24 घंटे की हम बात कर रहे हैं और वो तमाम आंकड़े आपके समक्ष रख रहे हैं। तो 9 कोरोना मरीजों की जान भी गई है कोरोना संक्रमण की वजह से। उत्तराखंड में कोरोना संक्रमितों की संख्या बढ़कर अब 81,211 हो चुकी है। उत्तराखंड में अब तक 72,987 कोरोना मरीज ठीक होकर अपने अपने घरों को वापस लौट चुके हैं। तो वहीं कोरोना से अब तक 1,341 मरीजों की मौत हुई है। ये वो तमाम आंकड़े जो 24 घंटे में सामने आए हैं। तो उत्तराखंड के आंकड़े हम आपको बता रहे हैं पिछले 24 घंटे के कि कैसे 24 घंटे में ही 508 कोरोना मरीज ठीक हुए हैं और वहीं 725 नए केस अब तक पिछले 24 घंटे में सामने आ चुके हैं उत्तराखंड में और 24 घंटे में ही 9 कोरोना मरीजों ने अपनी जान भी गंवाई है। तो वहीं कोरोना संक्रमितों की संख्या अब कुल जो आंकड़े हम आपको बताए कि उत्तराखंड में जो कुल संख्या है इस वक्त कोरोना मरीजों की वो 81,211 बताई जा रही है और अब तक जो मरीज ठीक होकर अपने घरों को लौट चुके हैं वो 72,987 का आंकड़ा है। तो उत्तराखंड में कोरोना से अब तक मरने वालों की जो संख्या है, कुल जो संख्या हम आपको बता रहे हैं वो है 1,341। उत्तराखंड के कोरोना आंकड़े हम आपको बता रहे हैं पिछले 24 घंटे में 725 नए संक्रमित मरीजों की पुष्टि हुई है और 24 घंटे में 508 लोगों ने अब तक कोरोना संक्रमण का शिकार होने के बाद अपनी जान गंवा दी है। तो वहीं
कुल जो संख्या बताई जा रही है 81,211 ये संख्या है जो एक्टिव केसेस है, और उत्तराखंड में अब तक 72,987 ऐसे मरीज हैं जो संक्रमण का शिकार होने के बाद ठीक होकर अपने घरों को वापस भी लौट चुके हैं। देहरादून में कुंभ मेले को लेकर सीएम त्रिवेंद्र ने बैठक की और अधिकारियों के साथ सीएम त्रिवेंद्र सिंह ने ये बैठक की है, और इस बैठक में तमाम वो मुद्दे रहे जिन पर चर्चा हुई। महाकुंभ को लेकर के लगातार तैयारियां शुरू की जा चुकी है। हर बार ये देखा जाता है कि महाकुंभ में लोगों की भारी मात्रा में भीड़ भी वहां पर इकट्ठा होती है, और ऐसे में एक बार फिर कुंभ की तैयारियों को लेकर के त्रिवेंद्र सिंह रावत ने बैठक बुलाई और तमाम अधिकारियों के साथ सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत ने बैठक की है। इस पर अधिक जानकारी के लिए फहीम तन्हा हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। फहीम, हम आपसे जानकारी चाहेंगे कि सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत ने कुंभ को लेकर के बैठक बुलाई थी और इसमें तमाम अधिकारी भी शामिल बताए जा रहे थे, तो किन किन मुद्दों को लेकर के इस बैठक में चर्चा हुई है? देखिए, कुंभ को लेकर के बैठक हुई थी, तो कुंभ के निर्माण कार्यों को लेकर के मुख्यमंत्री ने निर्देश दिए हैं जी कि उनको जो स्थायी प्रवृत्ति के निर्माण है, अस्थायी प्रवृत्ति के निर्माण है, उनको पूरा कर लिया जाए और समय रहते, क्योंकि अब 1 महीने का समय शेष बचा है, इस महीने वो सभी निर्माण कार्य होने हैं। तो लिहाजा मुख्यमंत्री ने बहुत स्पष्ट तौर पर इस बात के निर्देश दिए हैं कि किसी भी तरीके की कमी ना छूटने पाए और कामों की गुणवत्ता भी ऐसी हो कि उसमें किसी तरीके का कोई सवाल ना उठे। जी ठीक है फहीम, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। फिलहाल देवभूमि में इतना ही, नमस्कार।